जेन ज़ी, वो जनरेशन जिसने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया अपने आंदोलन के ज़रिए, वो जनरेशन जिसे विपक्ष भी हाथों हाथ लेना चाहता है, और वो जनरेशन जो भारत के वोट फीसदी में पूरा 30% के लिए अकाउंटेबल है। और अगर इसका स्पिल ओवर करें, यानी कि 18 से 29 और 29 से अगर 40 भी इंक्लूड कर लें, तो 40% इनका रिप्रेजेंटेशन है टोटल पॉपुलेशन में, यानी 40% का वोट बैंक बन जाता है स्पिल ओवर इंक्लूड करने के बाद। अब भाई ये जनरेशन जो है वो अलग ही मिजाज में चलती है। बैडी, फोमो, डिलुलू, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ये तमाम शब्द जो हैं इनकी डिक्शनरी में, और उसकी लंबी फहरिस्त है जो अगर हम बात करें बूमर्स, लेट बूमर्स, मिलेनियल के लिए थोड़े अटपटे लगते हैं। तो इनके दिल में कौन सी बात घर कर जाती है, इनसे कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी, अपने शो पिनास का पंच के साथ। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं। प्रोफेसर तनेजा, आपका तो उनसे रोज़ का वास्ता है, और एक दो से नहीं, सीधे 40-40, 50-50 से वास्ता होगा। अब आपको इनको पढ़ाना भी है, इनसे संवाद भी स्थापित करना है, और इनके दिल में उतरना भी है कि भाई बात समझें। तो इनकी भाषा ही अलग है, इनके तेवर ही अलग हैं। मीम की दुनिया में, रील की दुनिया में जीते हैं। तो किताबें कैसे पढ़वाती हैं आप, और कैसे इनसे जुड़ा जाए? अब सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये समस्या है कि इनके दिल में कैसे उतरना है। नमस्ते पिनास जी। ये जो चर्चा है ना, ये चर्चा शायद हमारी सरकारों को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आपने कहा इनके दिल में कैसे उतरती है, मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जांपल ही दूंगी। कल ही की क्लास की बात है, तो हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, बड़े अच्छे से सारे बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले तो मेरी क्लास का जो मोड रहता है डिस्कशन मोड रहता है, बिकॉज आजकल के टाइम में ना ये एआई के बच्चे हैं, इनको टीचर की रेलेवेंस टीचर को खुद बनानी पड़ेगी। जब उनके पास क्लिक ऑफ माउस पे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो व्हाई वुड दे कम टू माय क्लास? ओनली इफ दे फाइंड कि मैं कुछ रेलेवेंट उनको दे रही हूँ, कुछ उनको बता रही हूँ। तो एक तो हम क्लास का मूड बड़ा डिस्कशन बेस्ड रखते हैं कि अगर कुछ किसी ने कहा तो मैं उसको एंटी बोलती हूँ, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे वो बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो हम बड़े अच्छे से एक सीरियस टॉपिक पे, डेवलपमेंट क्या है इस सब पे बातचीत कर रहे थे। तो अचानक एक बच्चे ने हाथ उठाया और मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उसने बोला कि मैम मेरा सवाल ये है कि मेरा ना एक पेपर बैक रह गया था, तो उसके लिए मुझे कौन से ऑफिस में जाना है। तो माय इमीडिएट रिएक्शन टू दैट वाज कि मैंने कहा बेटा आप ना बिल्कुल मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले हो कि बात करते करते सर व्हाट इज द प्रोसेस टू चेंज माय रूम। तो इससे बच्चे कनेक्ट करते हैं, और वो मेरी बच्चों के साथ दूसरी क्लास थी, तो विच इज व्हाट दे फेल्ट कि मैम आपकी सारी क्लासेस ऐसे ही जाएंगी। तो ये है जेन ज़ी। आपने बहुत सारी टर्म्स ली, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है योलो, यू लिव ओनली वंस। ये बच्चे ये जानते हैं कि मुझे ज़िंदगी एक ही बार मिली है एंड आई हैव टू मेक द मैक्स आउट ऑफ इट। तो इनके साथ इनके लेवल पे आके इनकी बात करके, इनको अपने से मतलब है, और क्यों ना हो, हम जो माइक्रो मोटिव्स की बात करते हैं, इनको अपने से, अपनी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात है, तो इनको उसी से चीज़ का है। और ये सरकारों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इनके लेवल पे आके इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। मतलब ये हम ये कहें कि भाई ये पहले खुद का फ़ायदा देखते हैं, और इन्हें अपने लिए कंफर्ट, अपने लिए चीज़ें, जैसे कहते हैं चाहे मॉनिटरी हो, नौकरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि अपना कंफर्ट, अपने लिए एस्पिरेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरेबल्स चाहिए। देखिए पिनास जी, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से बोला जाएगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इफ़ यू से, अगर इसी के हम कॉनोटेशन एक इंग्लिश शब्द में बोले तो सेल्फिश, नो, बट ये जनता सेल्फिश नहीं है। ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन समझदार, डिलीवरेबल, जैसे आपने कहा, आउटपुट, आउटकम्स, इन सब पे बिलीव करती है, लेकिन साथ साथ ये भी समझती है कि भैया मेरी कंट्री से ऊपर नहीं है, राष्ट्र प्रथम पहले है। नहीं तो आप ये बात बताओ ना, अगर इनको पॉलिटिक्स करनी होती तो एक बारी जब वहाँ से कॉल आई जंतर मंतर से कि प्रोटेस्ट ओवर है, वो बच्चे वहाँ आपको नहीं दिखे, वो पार्लियामेंट फोड़ो वाले नारे बच्चों से नहीं आ रहे थे, वो आर्टिकल 370 हटाओ ये उस जनरेशन से नहीं आ रहे थे। वो क्या फ्रिंज एलिमेंट्स थे आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो ये बच्चे बिल्कुल आउटपुट और डिलीवरेबल्स पे बिलीव करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने कल्चरल, अपनी इथोस, अपनी वैल्यूज भी जानते हैं। लेकिन हाँ, वो आपकी मेरी जनरेशन नहीं है। हमें एक मिनट में कोई कहता था हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। ये जनरेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, ये सवाल पूछते हैं और ये इनका हक है, मतलब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वाली जनरेशन है ये। एंड आई फील दैट इज टोटली राइट। हाँ, साढ़ा हाथ एथे रख, और ये सही है, क्या गलत है इसमें? हम लोग नहीं कर पाए तो ये लोग कर रहे हैं, और यही जनरेशनल चेंज जिसको कहते हैं, और ये शायद ज़रूरी भी था पेनास। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ज़रा समझने की कोशिश करूंगी कि देखिएगा, अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जैसे होता है ना यूरेका, अचानक से मतलब जागे हैं सब लोग कि सबको जेनजी से बहुत प्यार हो गया, सबको जेनजी की भाषा बोलनी है, सबको जेनजी को कनेक्ट करना है, सबको जेनजी में मतलब इसे कहते हैं ना, फोमो ना हो जाए। हाँ, फोमो ना हो जाए, वोट बैंक नजर आ रहा है। ठीक है, हर कोई, सबको ऐसा लग रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टी को मियाँ थे वो, मिसिंग इन एक्शन, अब फटाफट से इनके साथ इन्हें बात करनी है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लीडर्स इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई में कनेक्ट हो पाएंगे, या इन्हें लगेगा कि यार ठीक है, एक रील बनाने से या बात करने से बात नहीं बनेगी?
देखिए पहनाज, ये चीज़ हर पार्टी को समझनी पड़ेगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कि आप इनको कुकीज़ कह के ना इनको बेंच आउट नहीं कर सकते हो। ये घोस्ट आउट नहीं होने वाली है जनरेशन। ये जनरेशन इन जनरेशन है, ये अपनी बात लोकी में नहीं करते हैं, ये हाईकी में करते हैं और इनको जो चाहिए ये बात बोलते हैं। तो इसके लिए सब सरकारों को समझना पड़ेगा कि मैं कहूँगी इसके लिए 3 pronged स्ट्रैटेजी। इफ़ यू आस्क मी, यू हैव टू फर्स्ट रिफॉर्म एज इन डिलीवर, कि क्या आपकी कमियां हैं उसको आप सुधारिए। दूसरा, आपको इस जनरेशन के साथ एंगेज करना पड़ेगा। तीसरा, आपको इस जनरेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म, इन्वॉल्व, एंगेज, ये एक 3 pronged स्ट्रैटेजी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म। तो आज एक रील बना देने से, आज अपनी सेल्फी ले लेने से ठीक है, इंस्टेंट कनेक्ट आएगा, बुलाने से बिल्कुल इंस्टेंट कनेक्ट आएगा, बच्चों को समझ में आएगी कि क्या बात है, कल्चरल एथोस भी उतनी ज़रूरी है। लेकिन इन बच्चों को ये चाहिए, इनकी बेसिक डिमांड है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरे घर में इनकम आएगी, क्या मैं वो जो एक लाइफस्टाइल जीना चाहता या चाहती हूँ क्या वो मुझे मिलेगा। तो जब तक इनके ये बेसिक सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि आज आपने किया वो जिसे कहते हैं टेम्पररी। ये वो जेंजी है जिसको हम कहते हैं अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो ये मूव ऑन करते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू मूव ऑन। तो वो एक सेकंड दूसरे चले जाते हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये स्थायी मुद्दे हैं। यानी अगर आप इनकी एस्पिरेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप कितना भी इनसे प्यार से बात कर लीजिए, ये कहेंगे कि पहले इधर रखो, बिल्कुल, फर्स्ट गिव मी व्हाट इज द मीट। यस एग्जैक्टली, तो इनको वही चाहिए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स की जो मैं बात करी थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, ये पेपर लीक्स होने बंद होने चाहिए। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरिट के आगे कुछ नहीं है, जिसमें मेरिट के साथ साथ ये पर्ची, खर्ची, करप्शन, ये तीनों चीज़ें भी आती हैं। बच्चों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेरी मेरिट के बेसिस पर ही मुझे जॉब मिल रही है, जस्ट बिकॉज कोई किसी का बच्चा है, किसी के पास पैसा है, उससे उसको मिल रहा है, ये जनरेशन इम्प्रेस नहीं होगी। दूसरा, जो हम बात कर रहे थे जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए भी थे, हमने बात करी थी कि हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% तक लेके जाना है। वो डिप नहीं हुआ है नो डाउट, लेकिन वो इम्प्रूव भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। हम जितने परसेंट पे चल रहे थे 16, 17, 18 के बीच में, उतने परसेंट पे ही चल रहे हैं। क्योंकि देखिए जीडीपी में तो परसेंटेज टर्म्स में बात होती है ना, तो जीडीपी डबल हुआ है तो ये भी परसेंटेज टर्म्स में उतना ही रहा है। तो आपको स्थायी तरीके से जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। जॉब क्रिएशन की है, मतलब इसको साधने का इनको नहीं, जॉब क्रिएशन की है, बट शायद वही कि जिस टाइप की जॉब हमारी जेंजी को चाहिए, स्किल बेस्ड जॉब, वो अभी उतनी क्रिएट नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये जनरेशन बहुत ज़्यादा अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके लिए चाहे आप एफडीआई लाएं, चाहे आप सिंगल विंडो क्लियरेंस लाएं, आप ऐसे सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल सेक्टर में, अपने आईटी सेक्टर में, अपनी रेगुलेटरी सिस्टम में, जिससे कि इंडस्ट्री यहाँ पे आए। और इंडस्ट्री आने से वो पूरा एक कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो वो सारा इफेक्ट होगा जिसमें डाउन द लाइन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल स्किल्स, आपकी मैनेजरियल स्किल से लेकर, आपकी टेक्निकल स्किल से लेकर, आपकी जो अनस्किल्ड है, हर तरीके की लेबर एब्जॉर्ब होगी। तो ये कोई भी सरकार इसको डू अवे नहीं कर सकती है। अब हम जेंजी की बात करें, जिस तरह से कह रहे थे ना कि जनरेशन वाली नहीं है कि जिससे आप भाषण दे सकें, ज्ञान दे सकें, ठीक है ना, इनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा। अब एक एक करके मैं सभी का एग्जाम्पल लूँगी, लेकिन सबसे रीसेंट है सर संचालक मोहन भागवत जी ने जिस तरह से जेंजी से संवाद स्थापित किया। उन्होंने मंच से खड़े होकर भाषण नहीं दिया, जेंजी ने सवाल पूछे और हर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा। और आरएस एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, कुछ चीज़ों पे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वही लाइन पे जवाब देंगे, लेकिन कल उन्होंने बहुत ही अलग लाइन पे जवाब दिया, है ना, इनकी भाषा में बात की और इनके ऊपर पूरा भरोसा दिखाया। तो ये अप्रोच आरएसएस की, जिसको आमतौर पे आप एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन मान के चल रहे हैं, उसकी अप्रोच जेंजी को उनके थॉट से, उनके आइडियोलॉजी से कितना कनेक्ट कर पाएगी? देखिए आई थिंक अगेन वो नीड ऑफ द आवर था, और सर संचालक जी ने इस चीज़ को करके वॉक द टॉक करके दिखाया है। वही कि मंच से एक तरफा बात नहीं होगी, बात होगी तो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल वही चीज़ करी है, और ये शायद मैं समझती हूँ कि यूथ को एक समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें, आरएसएस का एक स्ट्रक्चर देखें, आरएसएस की सबसे खूबसूरत बात, मतलब विद नो पार्टी लाइंस और एनीथिंग, सबसे खूबसूरत बात उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही है। आपको बीजेवाईएम भी मिलेगा, बीजेवाईएम यूथ पे भी जाएगा, मतलब आपको जिला अध्यक्ष भी मिलेगा, आपको प्रदेश अध्यक्ष, तो एक हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। तो कमिंग फ्रॉम द टॉप, जो उनके टॉप बॉस हैं, अगर वो एक ये मैसेजिंग देते हैं तो ये नीचे डाउन द लाइन ग्रास रूट लेवल तक जाता है कि भैया अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उनके अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के जवाब भी देने पड़ेंगे, आपको इनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा। और जेंजी को जैसे एक चीज़ कही जा रही है कि भी ठीक है, जेंजी को अगर सरकार से नाराजगी थी तो ऐसा नहीं कि विपक्ष को पर उनको बहुत फेथ था, मतलब आपसे नाराज है तो ऐसा भी नहीं कि आप पे पूरा भरोसा कर रहे हैं विपक्ष पे कि आप अच्छे हैं।
नहीं, वो उन्होंने तो अपना लीडर चुना, अपनी आवाज उठाई, उन्होंने देखिए, उनका वो सहारा तो- नहीं लिया। देखिए वो तो भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप इसको मामले से समझें कि दीप्के और विजेता तो चलो, अब विजेता का तो बेचारे का करियर शुरू होने से बर्गर पहले ही खाना खत्म भारी हो पड़ गया उन्हें। वही बर्गर बच्चे से वो कहाँ कौन से बच्चे बन गए। हाँ। तो उनको छोड़ दें। अगर आप सौरभ दास, दीप्के इनकी बात करें तो इनको बच्चों ने एकदम से कनेक्ट किया, लेकिन जब उन्होंने भी अपने मंच को पॉलिटिकल मंच बना लिया तो बच्चा डिसिल्यूजन्ड हुआ। बहुत सारे बच्चे तो वहाँ इसलिए गए क्योंकि फ्री के बर्गर बन रहे हैं, फ्री की पेप्सी बन रही है, फ्री के मैकडॉनल्ड्स के खाने आ रहे हैं। तो ये सारे जो बच्चे थे, एक वही फोमो की बात है कि भैया मैं वहाँ जाके देखूँ तो सही, रीले तो बनाऊँ, मैं वहाँ पे ट्रेंडिंग हो रही है ये चीज़ें। लेकिन जब बच्चों को ये समझ आया कि भैया ये तो तुमने भी पॉलिटिकल मंच दे दिया, तो वो बच्चा इमीडिएटली इस चीज़ को समझ गया। और वो डिसइल्यूजन्ड बच्चा नहीं है, वो डिलूलू वाला बच्चा नहीं है, वो अपने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उससे रहता है। इसमें मैं एंगेज वाली बात ना एक और करूंगी, जिसमें सरकार की शायद मैं अगर बोलूँ इसको स्पष्ट तरीके से तो कहीं एक कमी भी करूंगी कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम सीबीएसई वाला केस देखें, निसाग्र बच्चा, उसको आईआईटी खड़गपुर हायर कर लेता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही, बट क्यों गवर्नमेंट उसको अपने सीडैक में या कहीं पे उसका स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करके इन्वॉल्व ना करे। उसको गूगल से भी ऑप्शन आती है, उसको अमेजन से भी ऑफर आता है, 12वीं का ही मात्र बच्चा है ना, तो उसको जब वो ऑफर आ सकते हैं, उसने साफ बोला कि मुझे इंडिया में रहना है, चाहे वो सार्थक हो, चाहे वो आपका जो वेदांत है, तो आपको इन बच्चों को ना डू अवे नहीं करना है, यू कांट जस्ट राइट देम ऑफ, आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनका जो टैलेंट है वो हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो। और जिस तरह से ये सरकार ने कदम उठाए, मोदी जी इंस्टा पे आए, उन्हें कोई गुरेज नहीं था, पहला वीडियो थोड़ा ठीक नहीं बना, दूसरा फिर ठीक बना, तो वो चाह रहे हैं कि ठीक है भाई मैं सीखूंगा, ही इज़ ओपन टू लर्न, ठीक है, एंड ही इज़ रेडी टू फॉरगिव एंड समझने के लिए। हमने आरएसएस के भी अप्रोच में चेंज देखा है। लेकिन क्या ये जनरेशन जो है इतना उससे काफ़ी होगा उनके लिए? उनका जिसे कहते हैं दिल पसीजेगा बस, या फिर इतना उन पर भरोसा करने के लिए भी काफ़ी होगा? देखिए, सबसे पहले तो बात भरोसे से होती है, पसीजना और सस्टेनेबिलिटी होना तो सेकेंडरी आता है। ये चीज़ कि somebody is willing to change, क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, हम कहते हैं कि स्थायी रूप से कोई चीज़ नहीं होती है। द बिगेस्ट चेंज इज डायनामिज्म, कि आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, दैट्स दी ओनली कांस्टेंट, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। तो जब उन्होंने ये बात समझी कि देखिए जो ट्रेडिशनल तरीके से चलने वाले थे वो भी अपने आप को अगर इवॉल्व करने को, चेंज करने को तैयार हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होती है। अब वो ट्रस्ट बिल्डिंग हुई है, तभी तो आप देखो ना इतने मिलियन व्यूज, मतलब वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। व्हाई वुड दोज व्यूज बी देयर? और ठीक है, विपक्ष उसको कह देता है हेट वॉचिंग, लेकिन हेट वॉचिंग ना पूरे इतने सेकंड नहीं चलती है, फिर वो लाइक्स भी उतने ही सारे थे। आपके लिए लव वॉचिंग भी तो नहीं हो रही ना? लव वॉचिंग भी तो नहीं हो रही, एग्जैक्टली। ये भी तो समझिए ना, तो फिर ये लव आपके चीज़- लिए भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। लेकिन अगेन, ये चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपने पहला कदम उठाया है, लेकिन उस कदम को सस्टेनेबल रखने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक आई वॉश ना लगे बच्चों को। और ऐसा भी ना हो ना कि आप तो बात कर रहे हैं जेंजी से कनेक्ट करने की, उनकी रिस्पेक्ट करने की, उनके आंदोलन, उनकी इंटीग्रिटी, सबको आप एंडोर्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के लीडर्स जो हैं उनको दे कॉलिंग देम नेम्स, जी जी, है ना? ये भी नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल, ये चीज़ अगेन बड़ी ज़्यादा दुखद हो जाती है। 2 सांसदों ने बोला, मुझे खुद बड़ी इस पे हैरानी हुई, क्योंकि देखिए आप एक तरफ से बच्चों को गलत ठहरा रहे हैं, चाहे वो 15 साल की लड़की हो, चाहे कोई भी बच्चे हों जिन्होंने मेलोनी के बारे में भी बोला, और जो भाषा बोली उस भाषा को तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है, जैसे अभिभावक की तरह मोदी जी ने ये बात बोली, तो ये सवाल भी तो उठता है बेनाज, ये बच्चों ने सीखी कहाँ से? कोई ऐसा तो है नहीं कि अभिमन्यु की तरह पेट से पैदा होकर सीख कर आए। सीखी हम ही लोगों से सुनी होगी, हम ही एडल्ट से कहीं सुनी होगी। तो उनको इस चीज़ को समझाना कि भैया नहीं, ये चीज़ गलत है। और आप उस टाइम पे जहाँ पे एक आपकी पार्टी एक चेंज लाने की कोशिश कर रही है, गले लगाने की उनको कोशिश गले लगाने की कोशिश कर रही है, तो आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली निंदनीय मतलब है। व्हाट यू स्पीक शुड रिफ्लेक्ट ऑल ओवर द पार्टी। ऑल ओवर द पार्टी, और एक पार्टी लाइन, मतलब तभी तो ट्रस्ट बनेगा। मतलब आप मुझे एक तरफ से कह रही हो दीप्ति आई लव यू, और दूसरी तरफ से छुरा घोपने की वो कर रही हो, तो आई विल नॉट ट्रस्ट यू ना। तो जब आपके टॉप लीडरशिप एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश करिए, तो आई थिंक दिस मैसेज शुड फॉलो, इट शुड बी फॉलोड। अब एक सवाल ये भी है कि जेंजी क्या समझती है कि कौन उनके साथ सच में है, कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है? जैसे हम देखते हैं कि भाई जंतर मंतर पर तो बहुत सारे लीडर आते हैं, और जैसे ही जंतर मंतर झारखंड शिफ्ट हो जाता है तो लीडर्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अपना लेते हैं। तो जेंजी को समझ में आता है? जी बिल्कुल, जेंजी को समझ में आता है। तभी तो आप देखो कि वहाँ वाले प्रोटेस्ट में कहीं पे भी आर्टिकल 370, उमर खालिद, परमानंद स्वामी, इन सबकी कोई बात नहीं हो रही। वो बात कर रहे हैं अपने जेपीएससी की, जेएसएससी की। उनको केवल मुद्दा अपनी नौकरी, अपने मार्क्स, अपने एग्जाम, इन सब से है।
तो ये चीज़ नेताओं को भी समझनी होगी कि जहां आपने एक तरफ सियासी रोटी सेक ली तो आप दूसरी तरफ नहीं अगर कर रहे हो तो ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस होती है। और यही डिस्कनेक्ट और कनेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि पहला कदम उठाना ज़रूरी नहीं है अपिनास, पहला कदम तो उठा लिया, उसके बाद उसको सस्टेनेबिलिटी पे लाना, उसको सस्टेन करना, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे रीजनल पार्टीज हो, सबके लिए इस समय नीड ऑफ द आवर है। क्योंकि ये जो 15 साल 16 साल के बच्चे हैं आपके 29 तक आते आते उसके बाद यही तो बच्चे हैं जिन्होंने वोट बैंक बनना है। तो ये बच्चों को आप राइट अवे नहीं कर सकते हो। तो जेनजी की बात करें, जेन अल्फा तो और भी ज़्यादा खतरनाक है ना। तो अब ये बता दीजिए, ज़रा कुछ टिप्स दे दीजिए क्लोजिंग के भाई, इनसे ये मीम की भाषा में बात करते हैं, रील्स की भाषा में बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज को डिकोड करना ही अपने आप में एक टास्क है हम मिलेनियल्स के लिए। तो ये इनसे कैसे जुड़ना, कैसे है, मतलब रील्स से जुड़ना है, मीम से जुड़ना है, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब आप इनको क्रिटिसाइज़ कीजिए उसमें भी मजाक ढूंढ लेते हैं, दे वेरी फनी, वेरी क्रिएटिव। इनके साथ जुड़ने का अगर मुझसे एक मात्र आप पूछो, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, मेरे बच्चों की तो ये लड़ाई है हम अल्फा हैं कि जेनजी हैं। अच्छा। वो क्योंकि ईयर उनका कस्प वाला ईयर आ हाँ, जाता है। हाँ। इनके साथ जुड़ने का एकमात्र तरीका है डोंट बी फेक विद देम। वो फेकनेस को इमीडिएटली पहचानते हैं, दे कैन सी थ्रू कि आप मेरे साथ टेम्पररी हो या यू एक्चुअली मीन बिजनेस विद मी। उनके साथ फेक मत होइए, उनके साथ फ्रेंड बनिए। आप उनको मॉरल लेक्चरिंग, मॉरल सुएशन नहीं कर सकते हो, आपको उनकी बात समझनी पड़ेगी। वो ज़माने गए कि जब आप उनसे बोलो जी आप एक अंगूठा दे के दे दो तो वो कहेंगे लो जी आप मेरा अंगूठा ले लो, या एक गाल आगे करो वो दूसरा गाल आगे करेंगे। ये बड़ी प्रैक्टिकल जनरेशन है। तो आपको इनके साथ प्रैक्टिकली सेंसिटिविटी, अपनेपन और नॉन फेकनेस के साथ डील करना पड़ेगा, तभी आप इस जनरेशन को डिकोड कर सकते हो, इनके लेवल पे आके इनके दोस्त बन सकते हो। डीप फेक नहीं चलेगा। चलिए प्रीति जी, आपने हमसे बातचीत करी और अपने रोजमर्रा के जो अनुभव है जेनजी के साथ साझा करते हुए बताया कि भाई इस जनरेशन को जीतने का मंत्र क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पिनास का पंच में आज के लिए इतना ही। और आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।